हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जो आधे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। ऐसे राज्य हैं ये जो आधे हिंदुस्तान की बॉर्डर पे प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। हरियाणा के कुछ गांव ऐसे हो गए जहां पे एक भी जवान बचा नहीं है, सब विदेश चले गए क्योंकि यहां रोजगार मिलता नहीं है। नशा चिट्टे का नाम हरियाणा में सुना भी नहीं जाता था, हर घर के अंदर नशा फैल गया है। हरियाणा के अंदर 800 से ऊपर सरकारी स्कूल खट्टर साहब ने बंद किए। कितने समय में? 9 साल की सरकार रही, 800 सरकारी स्कूल बंद किए। 800 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद किए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद से आपकी दोस्ती हो जो तो वो रिलेशन खराब नहीं होते हैं, रिलेशन तो ठीक होते हैं, परंतु पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के, जब बात मुद्दों की आती है, बात आइडियोलॉजी की होती है, तो हर व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी के साथ होता है। मतलब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हम अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ हैं। देखिए, नेशनल मीडिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के खिलाफ बोलने से थोड़ा सा डरता है। पूरा नेशनल मीडिया 400 पार 400 पार 400 पार बीजेपी की चिल्लाता रहा। अगर ये हकीकत बता देते तो आज बीजेपी की इतनी सीटें भी नहीं आ रही थी। हरियाणा के रेसलर्स ने, फीमेल रेसलर्स ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, मुश्किल भाजपा को कॉल लेने में इतनी मुश्किल हुई कि वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न देते उन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दी, वो जीत भी गए। एक ही बात है। फिर मैं राजनीति को करीब से देख के मुझे ऐसा लगा कि राजनीति के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है, शायद मेरा कर पाना मुश्किल है। ये डस्टनी कहूँगा मैं, कि डस्टनी में शायद नहीं लिखा था कि मैं अभी पार्लियामेंट के अंदर जाऊँ। दोस्तों, इस बार हरियाणा के लोकसभा चुनाव में एक जबरदस्त घमासान हुई दो हैवी वेट जायंट्स के बीच में, और इसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी कुछ ही वोटों से पीछे पिछड़ गए। आज सुशील कुमार गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे आज इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन में हम समझेंगे कि क्या चूक हो गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 36 बिरादरी ने, हर धर्म ने मुझे सपोर्ट किया। जहां मैं जा रहा था बहुत उत्साह हर गांव के अंदर मिल रहा था। ये डस्टनी कहूँगा मैं, कि डस्टनी में शायद नहीं लिखा था कि मैं अभी पार्लियामेंट के अंदर जाऊँ, परंतु मुझे एक भी चेहरा ऐसा नहीं लगा कि जो मुझे वोट ना दे रहा हूँ। मेरे को पूरी सपोर्ट हर जगह से, हर कॉर्नर से, हर गांव से, हर शहर से मुझे दिखाई दे रही थी। आप पुराने कांग्रेस में रहे हैं, नवीन जिंदल जी भी कांग्रेस से रहे हैं, कभी कोई आमना सामना हुआ था इससे पहले? नवीन जिंदल से मैं काफ़ी बार मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके फादर तो मेरे पास आते ही रहते थे। वही भी एक सामाजिक परिवार है, हमारा भी एक सामाजिक परिवार है। कैसे रिश्ते रहे आपस में? रिश्ते अच्छे थे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। चुनाव जीते हुए आपने बधाई दी उनको? जरूर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से अपना संगठन आगे बना रही है, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाला है? आम आदमी पार्टी हर बूथ पे अपनी तैयारी कर रही है, हर विधानसभा सीट पे अपनी तैयारी के अंदर लगी हुई है, और पूरी तैयारी के साथ हमारे जो स्टेट यूनिट है, कल भी मेरी मीटिंग हुई थी, कल फिर मीटिंग है। सुनीता केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आ रही हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप आएगी और जबरदस्त तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। सेटबैक तो होता होगा जब चंद वोटों के मार्जिन से आप इतने बड़े चुनाव को हार जाओ, जिसमें पूरी ताकत से आप लड़ रहे थे, आप भी लड़ रही थी, कांग्रेस पीछे समर्थन में थी। क्या सेटबैक होता है? और मैं मेंटली समझना चाहता हूँ कि जब ये पूरी कवायद आप एक बार हारते हो, कितना टाइम लगता है रिकूपरेट करने में? मुझे तो उसी दिन से मैं दोबारा काम पे लग गया था। अरे कुछ तो सेटबैक होगा, कोई तो प्रोसेस होगा। आप कुछ भले चंद घंटों के लिए अपने कमरे में बंद हुए होंगे, मन में कुछ तो दुख हुआ होगा, या बस लगातार फाइट? नहीं, परंतु
काफ़ी कार्यकर्ता मेरे पास आके उनका मन ढीला हुआ, कुछ मेरे पास एकांत में आके रोए भी। तो उन कार्यकर्ताओं के दुख को लेकर मैं दुखी जरूर हुआ। अदरवाइज तो इलेक्शन एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मुझे कुरुक्षेत्र में जाकर सेवा करनी है। शायद मेरे भाग्य के अंदर कुरुक्षेत्र की सेवा नहीं लिखी थी, कहीं और की लिखी होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची, उनको कहीं ना कहीं आपने दोबारा से खड़ा करने के लिए मोटिवेट किया होगा। परिवार? मेरा सारा परिवार वहां था। लगभग 9 विधानसभाओं पे परिवार के 100 से ऊपर लोग थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मेरा पूरा गांव था और पूरा कुरुक्षेत्र था। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता था, कांग्रेस का पूरा सहयोग था। तो दुख तो कहीं ना कहीं, मैं पहले भी कहता था, जब चुनाव कैंडिडेट हारता है तो कार्यकर्ता के घर पे मिठाई बढ़ती है, और जब चुनाव कैंडिडेट जीतता है तो मिठाई बढ़ती है, हारता है तो उसके सामने ढोल बजता है। तो ये जीत और हार कार्यकर्ता की है। इस चुनाव में तो कांग्रेस ने आपका साथ दिया जी। अब 6 महीने बाद फिर चुनाव है विधानसभा का, देगी साथ कांग्रेस? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का है, अरविंद केजरीवाल जी का है कि आगे विधानसभा में गठबंधन चाहेंगे नहीं चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी नहीं चाहेगी। कांग्रेस का हाईकमांड का है और आम आदमी पार्टी का हाईकमांड का। स्टेट यूनिट किसी भी पार्टी के हो, हमेशा अपने स्टेट पे तैयारी करती है। इस चुनाव में एक तीसरे नंबर पर रहे अभय सिंह चौटाला INLD से, लगभग 4.5 लाख वोट उन्होंने भी लिए। कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को? अभय सिंह चौटाला ने लगभग 70,000 वोट लिए। 70,000 वोट ली मेरी और जानकारी। अभय सिंह चौटाला की पूरी पार्टी ने हरियाणा के अंदर मिलकर जितनी वोट ली है, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे ली है। कानूनन तौर पे तो अभय सिंह चौटाला अपना सिंबल खो चुके हैं, चश्मा अब उनको मिलता नहीं है। ऐसे ही चाबी वाले 10 की 10 सीट पे जितनी वोट ली, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे ली। इतना कम समय? ऐसे BSP, और तीनों ने मिलाकर जितनी वोट ली, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर वोट ली। टोटल 31 कैंडिडेट्स थे इस सीट पर, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2,000, 5,000, 4,000, 500, 700। 500, 700। ये गणित समझ नहीं है एक फ्रेशर को जो राजनीति में जस्ट एडमिशन लिया जिसने। कैसे होता है ये? क्या वो सच में उनके मन में ये संकल्प भी होता है कि हमें लोकसभा में बैठना है, या सिर्फ स्पॉइलर का काम करने की मंशा होती है? देखिए, कुछ कैंडिडेट तो नेशनल और रीजनल पार्टी के लोग अपनी सपोर्ट के लिए बनाते हैं कि अंदर बैठने के लिए 2 आदमी फालतू मिल जाएं, चुनाव की चर्चा के लिए 2 आदमी फालतू मिल जाएं। और कुछ लोगों को ये होता है कि मेरा नाम बैलेट पे आ जाए। सीरियस कैंडिडेट नहीं होते। जब तक राजनीति में सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे, इस देश की राजनीति को अगर खूबसूरती से देखना है तो ईमानदार लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। ईमानदार लोगों को, जो एजुकेटेड लोग हों, जिनके मन में दर्द हो लोगों को साथ लेकर चलने का। जब चुने जाएं तो सारी पार्टियों को भूल के क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। केवल अपने नाम के सामने MP लिखवा लेना
महीनों महीनों तक क्षेत्र में नहीं जाना, सालों तक अटैचमेंट ना रखना, इस बात से कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा कि कैसे हिंदुस्तान की तरक्की बने, कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े। इतने साल से हम अभी तक विकसित नहीं हो पाए। 1947 में डेमोक्रेसी मिली थी, आज 2024 है। डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, देश आज़ाद 1947 में हुआ, तो 75 साल हो गए। विकसित नहीं हो पाया हिंदुस्तान, शिक्षित नहीं हो पाया, स्वस्थ नहीं हो पाया, बारोजगार नहीं हो पाया, किसान कर्ज के बोझ से निकल नहीं पाए, महिलाएं बराबरी के दर्जे पे आ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं रीथिंक करने की जरूरत है कि इस हिंदुस्तान के डेस्टिनी को लिखने वाले लोग पार्लियामेंट में चुन के अगर भेजने, विधानसभा में अगर चुन के भेजने, तो उनके मन के अंदर सेवा की भावना आनी चाहिए, ना कि पद पे रहने की। आपके इतने स्कूल्स हैं, पहले हम एक हॉस्पिटल के आप चेयरपर्सन रहे हैं, आपके मन में कब कसक हुई कि देश में राजनीति में आना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो वैसे राजनीति से दूर ही था। कब आना हुआ राजनीति में? मैं छात्र जीवन में राजनीति में था। NSUI ज्वाइन की थी आपने? हाँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैं लॉ स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। कौन से साल की बात होगी? 84। बहुत पुरानी बात है। फिर मैं राजनीति को करीब से देख के मुझे ऐसा लगा कि राजनीति के अंदर बहुत सुधार की ज़रूरत है, शायद मेरा कर पाना मुश्किल है। अच्छा, और मैंने अपने आप को साइड में रखा। कब से कब तक? I did my law and after that I joined business with family. जितना बिजनेस है फैमिली का बिजनेस है, या इसमें आपने कुछ नया कुछ शुरू किया बिजनेस के अंदर? मैं तो फिलहाल कोई बिजनेस नहीं करता, खेती करता हूँ। खेती मतलब? खेती मतलब खेती, किसान हूँ। पट्टे पे खेती कराते हो? अपनी जमीन है, अच्छा। अपनी जमीन पे खेती करता है। अच्छा, खूबसूरत बात है। तो कहाँ पे है खेती? हरियाणा में है, दिल्ली में है। किस चीज़ की खेती होती है? गेहूं की है, सरसों की है, सब्जी। नहीं, पर खेती दो तरह की होती है कि एक तो आपने अपने एक तरह से पट्टे पे ज़मीन दे दी और वो लोग कर रहे हैं और फिर आपको मुनाफा मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप ही कुछ लोगों को लेके आप ही मुआयना करते हो कि कौन से समय में क्या बीज डालना है और पूरी फसल खुद ही बेचने जाते हो। फुल टाइम खेती तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पट्टे भी कराते हैं, परंतु खुद भी जाते हैं अपने खेतों में। पहले तो खेत में सारा काम किया ही हमने। पर एक बिजनेसमैन का खेती में इंटरेस्ट कैसे? ये बहुत, देखिए, मैं एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को बिजनेसमैन कहते हैं। मैं जो छोटा मोटा बिजनेस करता था, 2013 में मैंने सब जगह से रिजाइन कर दिया था। अच्छा, व्हेन आई एंटर्ड इन पॉलिटिक्स अगेन। अगेन। कितने साल का गैप हो गया था? आपसे मुझे लगे 1986-87। NSUI के बाद आपने छोड़ दी थी हाँ, राजनीति? फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर 2013 में सीधा? समाज के काम करता था। समाज में हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, ये पर्यावरण का मैं काम करता था। मैंने पंजाब बाग के अंदर 20,000 से ऊपर पेड़ लगाए। अच्छा, पेड़ लगाए? हाँ, 1,000 से ऊपर? 20,000 से ऊपर 20,000 पेड़ लगाए? पंजाबी बाग में। बहुत सुंदर। और इसके अलावा दिल्ली में मैं 1.5 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुका हूँ। 1.5 लाख। माय गॉड। तो पेड़ लगाने का शौक और फिर खेती, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पर्यावरण को लेके कुछ ना कुछ एक सेंसिटिविटी आपके जहन में जरूर रही है। हाँ, ये जो नजफगढ़ ड्रेन है, हाँ, एशिया की वर्स्ट पॉल्यूटेड ड्रेन है ये। इसके 7 घरों में जो AC चलते हैं,
1.5-2 साल के बाद खराब हो जाते थे। मैंने इसके लिए कम से कम 25 ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट से कराए। ये थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या ऐसा होता था, क्या पानी बहुत हार्ड था इस वजह से? जो इसके अंदर सारा सीवर डलता था, दिल्ली की रेगुलर कॉलोनीज का और अनऑथराइज कॉलोनीज का। और एचसी मेहता का केस, एक पर्यावरणविद का केस था, उस केस के अंदर हम शामिल हुए। उस समय मैं पंजाबा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता था। यहाँ के कुछ मेंबर्स को साथ लेके और हाई कोर्ट के अंदर लगातार हमने ऑर्डर पास कराया कि जितना सीवर इसके अंदर डलता है उसके लिए इसकी पैरेलली सीवर लाइन होनी चाहिए, पैरेलली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए। जो भी सीवर आए उस ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होके पानी इस ड्रेन में डले। इट टुक अराउंड ए डिकेड, परंतु 10 साल के उस लंबे संघर्ष में 20-25 ऑर्डर्स के बाद काफी कुछ समस्याएं हल हुई। अब ड्रेन है, मतलब अभी भी ट्रीटमेंट होता है अभी? हाँ, वाटर इसके ट्रीटमेंट दोनों तरफ एसटीपी बन गए हैं। एसटीपी बने हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट पे कहीं ना कहीं ओपन सीवर डलता रहता है। दिल्ली सरकार भी लगातार इस पे एफर्ट कर रही है, परंतु इट इज ए कंटिन्यूअस जॉब। चलिए वापस 2013 में आते हैं। 2013 में ऐसा क्या हुआ कि आप वापस पॉलिटिक्स में आए? कोइंसिडेंट, क्या बदला ऐसा? बदला तो कुछ नहीं, मेरे मित्रों ने कहा कि आप आओ, राजनीति सबको डिसाइड करती है। तो मैंने एमएलए का इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट किया। मोती नगर से इलेक्शन लड़ा था आपने, सुना? कांग्रेस से लड़ा था। फिर जब आम आदमी पार्टी में आप आए तो पहली मुलाकात अरविंद जी से क्या हुई थी, यदि कुछ बताना चाहो आप? क्योंकि अब नहीं, अरविंद जी से तो मेरी मुलाकात 2013 से भी पहले से होती रहती थी। अच्छा, पहले से होती रहती? हाँ, तो 13 में आपने मन नहीं मैं बनाया नहीं, अरविंद जी ने मुझे कहा था चुनाव लड़ने को आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से 13 में ही? 13 में मुझे कहा। अच्छा, फिर क्यों नहीं डिसाइड किया? 15 में बाई इलेक्शन हुआ तब भी कहा था। हाँ हाँ। मैं कांग्रेस से संबंध रखता था। मैंने कहा कि आप मैं कांग्रेस में हूँ। उसके बाद भी मैं काफ़ी जगह हॉस्पिटल में, अग्रवाल समाज के फंक्शंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनका जो चीफ गेस्ट बुलाता था, उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लिखते थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे अच्छा। कि जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, ताकि बच्चे पढ़ें और उस लाइन पर कुछ आगे चलें। जब इनको मैगसेसेस पुरस्कार मिला था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए उन्होंने फाइट की थी, तो उस समय भी एक चैप्टर इनके लिए लिखा था हमने, बच्चों को लिखा था मतलब जो स्कूल्स आप चलाते थे, हाँ, उन स्कूल्स के लिए? तो लगातार रहा। ये भी कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी में आपको लेके जाएंगे। शायद फिर वही डेस्टिनी की बात थी। डेस्टिनी में एमएलए बनना नहीं लिखा था, एमपी बनना लिखा था, तो इन्होंने एमपी बना दिया। अच्छा, जो 6 साल आप एमपी रहे, जनता की समझने के लिए कि एक लोकसभा एमपी और एक राज्यसभा के एमपी के फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, ये सबको बताया कि एक अपर हाउस हमारा राज्यसभा है जिसमें एमएलए वोट डालते हैं और एमपी बनते हैं। राज्यसभा का एमपी चाहे तो पब्लिक से रिलेशन लोकसभा का ज्यादा हो जाता है, वोट लड़ता है, लेकिन फंड दोनों को सेम मिलते हैं, राज्यसभा के एमपी को और सब कुछ लोकसभा सेम के है, MP? पावर सेम है, फंड सेम है, एवरीथिंग इज सेम। कितना फंड मिलता है हर साल का? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ मिलता है, ठीक है। और आप उसको एक डेजिग्नेटेड लिस्ट होती होगी कि यहाँ में से कहीं भी खर्च कर सकते हो। कुछ आप बताना चाहो पिछले 6 साल में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या काम करवाया उससे? मैंने दिल्ली की स्लम कॉलोनीज के अंदर काफ़ी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। दिल्ली के डार्क प्लेसेस को ख़त्म करने के लिए लाइट का किया है, कुछ पार्कों को सौंदर्यीकरण का मैंने काम किया है, कहीं जो नई सीवर लाइन डलनी थी उसके लिए काम किया है। तो
ऑलमोस्ट ये जितने भी काम थे ऑलमोस्ट पर्यावरण से संबंधित रहे और नीडी लोगों की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर। अब हरियाणा की राजनीति पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी उस पर टकटकी लगा के बैठी है कि भाई इस चुनाव को टूथ एंड नेल की फाइट से लड़ना है, क्या तैयारी है, संगठन कितना बना है, क्या रणनीति को आप बनाने जा रहे हो, हर हरियाणा के गांव मुद्दे क्या लेवल हैं? तक हमारा संगठन बना हुआ है। अच्छा ठीक है, ये जो संगठन बनने की कवायद होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीनियर लीडर्स के पास तो एक लिस्ट आ जाती होगी, नीचे ग्राउंड के व्यक्ति आपको लिस्ट बना के देते हैं। मेरे समझने के लिए, जनता के समझने के लिए, क्या उसको सीनियर लीडरशिप वेरीफाई करती है कि रैंडम कॉल करके पता लगाए कि ये व्यक्ति एक्चुअली काम करने वाला है या सिर्फ लिस्ट में किसी ने अपने यार दोस्त को शामिल ऐसा करने के नहीं लिए है, ऐसा लिस्ट बना नहीं के है, भेज दिया? ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो संगठन बना, पहले संगठन हर 5 गांव पे व्यक्ति ने बनाया, फिर दूसरी टीम ने जाकर उसको वेरीफाई किया। कैसे होती वेरिफिकेशन? दूसरी टीम मौके पे गई, उन सब से मिली, बातचीत की, मीटिंग होल्ड की। मतलब जो लिस्ट में नाम है वो एक्टिव हैं, हाँ, ये इंश्योर करने का भी प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिस्ट बन गई और फिर वो चुनाव के दिन उनको कॉल किया आम जाएगा। आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कांग्रेस में होता था? मैं कह नहीं सकता, कांग्रेस में रहे हैं, उनका वो बताएंगे। अभी आपकी दोस्ती है कांग्रेस से? ब्रेक हुई कि नहीं हुई आम आदमी पार्टी की दोस्ती कांग्रेस से? देखिए कैसा रिलेशन है, भाभी ननंद वाला, सास बहू वाला? मैं बड़ी स्पष्ट ये कह दूं, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति रहा हूं जी जी। और पार्लियामेंट में अलग अलग दलों की दुश्मनी नहीं होती। अलग अलग दलों के सांसद अपने अपने विचार रखते हैं, विचारों की लड़ाई रहती है, मुद्दों पे लड़ाई होती है, बहस होती है, परंतु जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में जाते हैं, अलग अलग कमेटीज के माध्यम से सारी पार्टियों के लोग हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर जाते हैं एज ए मिनी पार्लियामेंट, तो वो रिलेशन खराब नहीं होते हैं। रिलेशन तो ठीक होते हैं, परंतु जब पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के? दोनों के, ठीक है। परंतु जब बात मुद्दों की आती है, बात आइडियोलॉजी की होती है, तो हर व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी के साथ होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद से आपकी दोस्ती हो, जो कि महीने भर में कभी बात हो जाए कि यार वो अपना दुख शेयर कर ले, आप अपनी कभी कोई पीड़ा शेयर करो? देखो, कोई पीड़ा शेयर करने वाली दोस्ती नहीं होती। प्रोफेशनल होता है बिल्कुल। 100% प्रोफेशनल है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जितने भी सांसद रहे, एक्टिवली पार्लियामेंट में मिलते रहे, सेंट्रल हॉल में बैठ के इकट्ठे चाय भी पीते रहे, चाहे वो हरियाणा के सांसद थे उनके साथ भी। मतलब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हम अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली पानी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। पर जब प्रोफेशनली भी आप मिलते हैं, जैसे आपने कहा चाय पे मुलाकात होती है, देश के मुद्दों पे बात होती है कि यार इस जगह की ये बहुत भयंकर समय पीड़ा है, भाई फलाने स्टेट में कैंसर बढ़ते जा रहा है? देखिए मैं बताऊं, आप खेती से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे मुद्दों पे कभी बात हुई ऑर्गेनिक है? फार्मिंग के लिए मैंने हमेशा बोला, हमेशा जिस भी कमेटी के थ्रू मैं पार्लियामेंट में गया, मैंने कहा कि रसायन कब तक खिलाते रहेंगे। एक जो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पहले जो रिकॉग्निशन शुरू की थी, 50 एकड़ पे शुरू की थी। मैंने लगातार आवाज उठाई कि देश में 50 एकड़ के किसान नहीं बचे। कितने हैं? 10% भी नहीं होंगे। तो उसको रिड्यूस किया जाए। सिक्किम के अंदर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विच इज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। पूरे देश के अंदर सरकार अगर इस लेवल पे एफर्ट करे तो हमारे देश के किसान की आय भी बढ़ेगी और हॉस्पिटलों की जरूरत कम पड़ेगी।
लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि लोगों को इस मैटर पे यदि हम ब्रीफ करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो एक लेमैन के लिए उनको, यदि आप, क्योंकि आपने कहा आप खेती से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ये समझा पाएँ कि 1 एकड़ के ऊपर कितना डीएपी डालना अलाउड है, कितना फर्टिलाइज़र, कितना पेस्टिसाइड डालना अलाउड है और कितना डल रहा है, कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने देश की सेहत को ठीक करना है तो ये डीएपी, यूरिया, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लेकिन किसान ये बोलता है कि यदि मैं बंद करता हूँ, नहीं, यदि मैं किसान- टेपर भी करता हूँ, मैं आपको बता दूं, किसान अगर ये समझ ले कि ऑर्गेनिक खेती का रेट बेहतर मिलता है, किसान अगर उसमें नेचुरल सिस्टम का खाद को करे तो वो पॉसिबिलिटी है। परंतु किसान अब छोटा हो गया, जमीन कम रहेगी, ये एफर्ट सरकार की तरफ से होंगे। अगर एक गांव को पकड़े सरकार, मोटिवेट करे, शुरू में ऑर्गेनिक खेती के लिए सब्सिडी दे, और जब पूरा गांव ऑर्गेनिक खेती पे चला जाए, उसको रेट अच्छा मिलने लग जाए। देखिए, आज शुद्ध पानी और शुद्ध खाने के लिए हर व्यक्ति, कॉमन मैन भी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चने के लिए तैयार है, बट अवेलेबिलिटी नहीं है। नहीं, वो समझ भी नहीं है लोगों को कि लोग अभी भी पैकेज फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेचुरल फूड में भी यदि ऑर्गेनिक के ऊपर, यदि आप देखो चौराहों पे सब्जी और फ्रूट खरीदते टाइम लोग 5-5, 10-10 रुपये का मोल भाव कर रहे होते हैं, लेकिन पैकेज फूड में 50 ग्राम चिप्स के लिए 10-20 रुपये देना आम बात है। ये बात आपकी सही है। देखिए, अगर इस देश के किसान की हालत को सुधारना है तो पैक्ड फूड भी चाहिए। फसल आती है, टमाटर 50 पैसे किलो बिक जाता है, और फसल गई तो 150 रुपये किलो भी नहीं मिलता। उपभोक्ता 150 रुपये खर्च रहा है और किसान को 50 पैसे मिल रहे हैं। ना किसान भी दुखी है और उपभोक्ता भी दुखी है। अगर फूड प्रोसेसिंग की अच्छी इंडस्ट्री लग जाए और ऑर्गेनिक खेती हो जाए और ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग के सिस्टम बन जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान को भी अच्छी कीमत मिलेगी, उपभोक्ता को भी सस्ता सामान मिलेगा और देश की सेहत भी ठीक रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक आखिरी सवाल, कि ऐसा कोई जिला, कोई गांव, कोई किसान जो आपने देखा हो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो गया, और ऐसे यदि एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैं देवेंद्र शर्मा जी से टच में हूँ, मैं बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। देवेंद्र शर्मा जी क्यों आप ज़रूर जानते होंगे, यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो शुरुआत से खेती और खेती के शुभचिंतकों को लेकर आंदोलन चलाते रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक हिस्सा है। यदि ऐसे एग्जाम्पल्स बने तो लोग इम्यूलेट करें कि किसान जो है हतोत्साहित है कि भाई ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, और जब पहली बार मेरी फसल को आक्रमण करेगा कोई भी जंतु, तो मैं कैसे प्रिवेंट करूंगा। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पुराने तरीके हैं कि आपको चने की दाल, शहद और इस सबको मिला के मिक्सचर डालना है, उसमें गौमूत्र इकट्ठा करना है, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक फार्म ना हो। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है? आर्थिक, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 50-1,000 रुपये एकड़ तक का भी उसमें शुरू में प्रावधान है। काफ़ी है वो गणित के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, परंतु उसका प्रचार नहीं है पूरा। और सही व्यक्ति को मिल रही है इसके लिए मॉनिटरिंग वगैरह है? अब ये तो गवर्नमेंट को बेहतर पता होगा, परंतु है, मतलब उसके लिए डिपार्टमेंट है, जियो टैगिंग है उस पर। अच्छा, जियो टैगिंग है। जियो टैगिंग है। ब्यूटीफुल। जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जितने भी, वो सर्टिफिकेशन के साथ देश के अंदर माल बिकता है। जियो टैगिंग के साथ काम होता है उसमें। तो एक है सर्टिफिकेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन का एक, यूएस का एक है यूएसडीए,
सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्टिफाई करता है। इंडिया का इंडिया ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेशन है। जो हिंदुस्तान का है वो पूरी दुनिया में वैलिड है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा, बिकॉज आप हरियाणा की राजनीति में हो, और हरियाणा और पंजाब ये दो ऐसे राज्य बन गए हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना न सिर्फ एक ज़रूरत है, ये मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है। आज नहीं तो 10 साल में ये डू और डाई वाली सिचुएशन हरियाणा बनने और लगी। पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जो आधे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं, पेट भरते हैं। और जो ऐसे राज्य हैं ये जो आधे हिंदुस्तान की बॉर्डर पे प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन आपको और हमारे व्यूअर्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए, लोग सर्च करें इसको डिटेल में, कि बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के कैंसर हॉस्पिटल के लिए, जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। तो इतनी बुरी सिचुएशन है। और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस यूरिया, DAP एंड ऑल। चलिए वापस हरियाणा की राजनीति पे आते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस हरियाणा के चुनाव में टेकअप करने वाली है और जिस पे आप वोट मांगिएगा? हरियाणा में सबसे पहले किसान MSP चाहता है, पूरे देश का किसान चाहता है। प्रधानमंत्री ने भी वायदा किया, परंतु अभी तक संसद में कानून बनाने का इस दिशा में कोई एक कदम भी नहीं बढ़े। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है। बेरोजगार बच्चा नशे के रास्ते पे जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, अपराध की दुनिया में जा रहा है, या अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच के विदेश जा रहा है। हरियाणा के कुछ गांव ऐसे हो गए जहां पे एक भी जवान बच्चा नहीं है, सब विदेश चले गए। पंजाब वाली हालत की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार मिलता नहीं है। नशा, चिट्टे का नाम हरियाणा में सुना भी नहीं जाता था। हर घर के अंदर नशा फैल गया है। इंजेक्शन से नशा लेते हैं। हर गांव में एकांत की जगह जहाँ जाते हैं सिरिंज पड़ी हुई मिलती हैं। ओवरडोज से बच्चे अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। बड़ी भयंकर नशे का कारोबार चल पड़ा है। जहरीली शराब से 55 से ऊपर लोग मर गए। इसके कारण क्या है? जैसे पंजाब में नशा बढ़ता रहा। सबसे ज़्यादा कारण बेरोजगारी है इसका। अगर बच्चा बेरोजगार है उसकी शादी भी नहीं होती। बच्चा बेरोजगार है तो घर पे समय पे आता नहीं है। बच्चा जब बेरोजगार है तो वो क्या करे पूरे दिन। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बहस ये भी है ना कि जिस तरह से पढ़ाई है हमारे देश की, उसमें आपको जो स्किल चाहिए बच्चों के अंदर, उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, डिग्री है ग्रेजुएशन की, लेकिन एक ग्रेजुएट डिग्री के अंदर मान लीजिए बेसिक कोई भी BSc BCom की बात करते हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा बच्चा जब वो BCom करता है और एक MDU हो गई या कोई यूनिवर्सिटी जो हरियाणा से जुड़ी है उससे BCom करता है, उनके स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो क्वालिटी है हम उसे पढ़ा लिखा तो मान रहे हैं, देखिए, लेकिन वो काम करने लायक नहीं है। कई बार मैंने बयान दिए हैं। हरियाणा सरकार को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, IP यूनिवर्सिटी की बात करूं, हरियाणा का हर बच्चा चाहता है कि उसको दाखिला मिले, यहाँ एडमिशन मिले। IP यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो पूरे NCR रीजन में एफिलिएशन दे सकती है कॉलेजेस को। बिल्कुल। कॉलेजेस चाहते भी हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनको IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिले और वो अपने घर के पास पढ़े, दिल्ली ना आना पड़े हर रोज। परंतु हरियाणा सरकार नहीं देने देती। क्यों? इसमें क्या? अफीम की डली बना के रखा हुआ है एजुकेशन को हरियाणा सरकार ने। नहीं, पर कारण क्या है? सोच समझना कारण चाहते मैं हैं। बताता हूँ आपको। हरियाणा ने इवन हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी जिले फिक्स कर दिए। मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है मान लो, तो कुरुक्षेत्र के आसपास के जो 4-5 जिले हैं उनमें वो कॉलेज को एफिलिएट कर सकते हैं। MD यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास के जो 5-7 जिले हैं वहीं पे एफिलिएशन दे सकते हैं। कभी कोई MP उठाता है? अब कांग्रेस से 5 MP जीते हैं, आप उनकी दोस्ती में हो, आप उनको बोलो यार कि ये मैटर तो उठाना चाहिए। इसे तो लोकसभा में मैटर कभी शिक्षा से जुड़े उठते ही नहीं। मैंने कई बार उठाया। आपने उठाया? इवन हरियाणा में जो सेंटर यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में,
वो एफिलिएशन पहले जज्जर तक देती थी, उसके एफिलेटेड कॉलेज थे। आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज रोहतक तक एफिलेटेड थे, सोनीपत में एफिलेटेड थे। नाउ दे स्टॉप्ड एवरीवेयर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी एफिलिएशन अब नहीं मिल सकती। आईपी यूनिवर्सिटी की भी एफिलिएशन हरियाणा के अंदर नहीं मिल सकती। तो हरियाणा सरकार का नजरिया ना, इन्होंने शिक्षा को राशन की दुकान बना दिया कि तेरा राशन कार्ड इस दुकान पर, यहीं से राशन लेना है। संकीर्ण मानसिकता का। संकीर्ण मानसिकता है। बच्चा जहां से पढ़ना चाहे पढ़े। अरे भाई, फॉरेन यूनिवर्सिटी के सेंटर बन रहे हैं इंडिया के अंदर। परंतु हरियाणा सरकार अपने सोच से ऊपर नहीं उठ पा रही है। ये इन्होंने शोर जरूर मचाया एक पॉलिटिकल बात को करते हुए कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हमारा हिस्सा होना चाहिए। बंद भी तो इन्होंने ही किया था। पहले होता था। पहले होता था, बंद हरियाणा सरकार ने कर दिया। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी बिकॉज एजुकेशन के क्षेत्र में समझ बहुत बेहतर है, राजनीति के क्षेत्र में तो है ही। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना एक बिजनेसमैन वाली सोच है कि इस यूनिवर्सिटी पे हमारा कंट्रोल हो, जो एफिलिएशन लेने आए हमारे चरण स्पर्श करे। ये मैं यहाँ का एमपी बन गया तो मैं यहाँ का मठाधीश हो गया, मेरे चरण स्पर्श करेगा, एफिलिएशन लेके जाएगा, मेरी बात सुनेगा, मेरे बच्चों को एडमिशन देगा, मेरे पास जो आदमी आएगा उसको नौकरी देगा। तो कहीं ना कहीं सोच है कैप्चर करने की। सोच ये नहीं है कि जनता को कैसे सुविधा मिले या बच्चों को कैसे एडमिशन मिले। सोच ये है कि हमारी दुकानदारी कैसे चले। देखिए, एमपीज का इसमें खास रोल नहीं होता। एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो विधायक का, गवर्नमेंट का, विधायक से बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो गया। विधायक इस सोच पे ये नहीं जा पाते कि अब पूरी दुनिया एक गांव बन रही है, हम अपने आप को कितना संकुचित करेंगे। आज हरियाणा का बच्चा है, दिमाग की कमी नहीं है उसमें, परंतु उसके पास अच्छी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटीज है ही नहीं, अच्छे कॉलेजेस है ही नहीं। क्या करे वो, कहाँ जाए? परिवार गरीब है, हर रोज दिल्ली आने का किराया दे नहीं सकता, और वहाँ पे आप अच्छे कॉलेज आने नहीं दे रहे। ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम हो गई कि यदि वहाँ पे एजुकेटेड युवा नहीं होगा तो कल वो शिक्षा पे काम भी कैसे करेगा? कैसे करेगा? और क्या मुद्दे, आपने करीब 4 मुद्दे गिनाए। कई कई घंटे का बिजली का कट है अभी भी अक्रॉस हरियाणा, अक्रॉस सिटीज़ में भी, सिटीज के अंदर भी। अच्छा, महंगे बिजली के बिल है। कितना यूनिट है वहाँ पे पर यूनिट? पर यूनिट का तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, परंतु 8,000, 10,000, 12,000 के बिल नॉर्मल आते हैं। हरियाणा के 3 तरफ, दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में बिजली फ्री है। हिमाचल में बिजली फ्री है? हाँ, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300 यूनिट। अच्छा, हिमाचल ने भी कर दिया? जी, बहुत सुंदर। परंतु हरियाणा ने क्या कसूर किया? हर साल बाढ़ आ जाती है। ये जो दादूपुर नलवी नहर बाढ़ से बचाने के लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, दोनों लोकसभाओं को बाढ़ से बचाने के लिए इस नहर का निर्माण हुआ था। और खट्टर साहब ने किसान को बढ़ा हुआ मुआवजा ना देना पड़े, बनी बनाई नहर को तोड़वा दिया। वो नहर खत्म कर दी। अब हर साल लोगों के घरों में पानी भर जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा डिसीजन होता है, बिकॉज जो जनता सुनेगी उनको सरकार में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है इसकी समझ भी डेवलप होनी चाहिए। तो कभी कोई डिसीजन होता है, जैसे फाइल यदि आई होगी सीएम साहब के पास, तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोक्रेट से ज़रूर इनपुट लिए होंगे। उसके बाद ब्यूरोक्रेट ने उन इनपुट्स को वेरीफाई किया होगा, उस पर अपनी ओपिनियन रखी होगी, उसके बेसिस पर डिसीजन हुआ होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ उसकी बैकिंग हुई होगी। नहर 2013 में बनी थी जी, जब भी ब्यूरोक्रेट ने भी ओपिनियन दिए होंगे, टेक्नोक्रेट ने भी दिए होंगे। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल विल थी तो बन गई। अब पॉलिटिकल विल नहीं थी तो वो टूट गई। आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो एग्जीक्यूटिव्स की पावर है, दैट इज विद
council of ministers, not with the officers. 100%. And the officer enjoy the power of cabinet. तो कैबिनेट की अगर विल है तो ऑफिसर क्या करेगा उसमें? बट राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर इस पे कुछ आसपास के लोगों ने, गांव ने कुछ धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट को नहीं कुछ हुआ? पूरा धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करके वो नहर बनी थी। हाँ, और जब टूटी? और जब टूटी तब भी हुए, परंतु खट्टर साहब के ऊपर कोई जू नहीं रहेगी। और अब खट्टर साहब तो वहाँ पर आज भारत के सम्माननीय यूनियन मिनिस्टर हैं और दो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज हैं उनके पास। परसों पीसी की थी, मैंने खट्टर साहब से निवेदन किया था कि पिछले 3 साल से बेघरों को मकान देने के लिए आप केंद्र सरकार को लिखा करते और केंद्र सरकार आपकी अर्जी को खारिज कर दिया करती। 1,68,000 बेघरों ने आपको एप्लीकेशन लगाई और अब तो बेघर 2 लाख से ऊपर हो गए हैं, 3 लाख से ऊपर हो गए हैं। उन सब को आप फ्लैट दो, अब आपकी कलम में ताकत है। हरियाणा के अंदर इतना लंबा लंबा बिजली का कट रहता है, अब हरियाणा पे भी थोड़ी सी मेहरबानी कर, थोड़ी बिजली वहाँ भेज दो। तो ये हरियाणा के 5 बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे राजनीति होगी। लेकिन जी, बुनियादी मुद्दा नशा है, अपराध है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 800 से ऊपर सरकारी स्कूल खट्टर साहब ने बंद किए। कितने समय में? 9 साल की सरकार रही नहीं, 800 सरकारी स्कूल बंद किए। 800 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद किए। मतलब एक तो सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हम नए स्कूल बनाएंगे, नहीं, एक सरकार जिम्मेदारी ली कि मैं 800 स्कूल बंद कर दिए। बंद कर दिए। और एक अजीब दास्तां इनके बताता हूँ। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, इन्होंने मॉडल स्कूल बनाया, उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अच्छा। और जो सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट में जाएगा, इन्होंने योजना बनाई कि 1,000 रुपये उस बच्चे के नाम सरकार देगी। ये क्या गणित है? ये गणित हरियाणा में सारी दुनिया से अलग है। मतलब एक तरह से आप प्रमोट कर रहे हो कि भाई प्राइवेट स्कूल में जाइए, हमारे को सिरदर्दी से बचाओ। सिरदर्दी से बचाओ और स्कूलों को बंद करें हम। सरप्राइजिंग। और कहीं कोई सेंट्रल मीडिया में कहीं हो हल्ला नहीं देखा, कहीं भी यदि सेंसिटिविटी हो रिपोर्टर्स में, जर्नलिस्ट में, कि एजुकेशन कितना बड़ा सब्जेक्ट है हमारे देश का, पूरी यूथ उसके ऊपर बेस्ड है। देखिए, नेशनल मीडिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के खिलाफ बोलने से थोड़ा सा डरता है। अच्छा, क्यों डरता है? क्योंकि देखो, अब आप राजनीति में रहे हो, कांग्रेस में रहे हो, आम आदमी पार्टी में आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हो, ढंग से मतलब कैंडिडली बताओ कि क्या डर है ऐसा? क्या करेंगे वो? जेल भेज देंगे? देखिए, जितने चैनल हैं सब पूंजीपतियों के पास है। कोई लाइसेंस कैंसिल होने से डरता है, कोई व्यापार खत्म होने से डरता है, कोई, और जुल्म हुए भी हैं, जुल्म देखे भी हैं सबने। कितने निर्भीक पत्रकार अच्छे अच्छे चैनल्स को और अखबार को छोड़ के चले गए। आईटी की रेड हो जाएगी, एनडीटीवी पे हुई थी, बीबीसी पे भी हुई थी, सब पे एक भय। आप समझिए ना, अभी लोकसभा का चुनाव, अब फर्क पड़ेगा 240 सीट आने के बावजूद? फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। पर जहाँ डिपार्टमेंट के आवंटन में तो कोई ऐसा वो पेनल्टीज तो बैलेंस नहीं दिखता। तो एजेंसीज तब भी वही हैं। नहीं, उनको पीछे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, समाचार जहाँ दिखाए जाते हैं, पूरा देश और दुनिया एक्सेप्ट करती है कि निष्पक्ष है। पूरा नेशनल मीडिया 400 पार 400 पार 400 पार बीजेपी की चिल्लाता रहा। अगर ये हकीकत बता देते तो आज बीजेपी की इतनी सीटें भी नहीं आनी थी। जो बैसाखियों पर खड़े, बैसाखी भी नहीं रहनी थी। अब फर्क पड़ेगा मीडिया में, आपको लगता है? मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। पर इनके तेवर तो सेम है प्रधानमंत्री जी के। बाहर से दिखाने के लिए जो मर्जी हो, अंदर से कमजोरी आ जाती है। आती है।
जब मोदी सरकार कहते थे, एनडीए तो जब भी थी। आज एक बार भी मोदी सरकार नहीं बोले, एनडीए सरकार बोलते हैं। ना तो बोलने की बात अलग हो सकती है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अंदर तो कोई आवंटित जब किया डिपार्टमेंट, तो वहां तो कोई बहुत एक को मत्स्य डिपार्टमेंट दिया है। मैं आपको दो बात बता दूं। जी। दोनों बैसाखियों ने पूरी बार्गेनिंग की है किए। और भाषा भी बदलवा दी है चलिए, और डिपार्टमेंट भी अपनी मर्जी से लिए हैं, ये अपने मर्जी से लिए डिपार्टमेंट, तो ऐसे डिपार्टमेंट जो भी है। नागरिक उड्डयन विभाग जिसमें अभी ना एयरपोर्ट आते हैं सरकार के अंडर में, ना फ्लाइट्स। कोई बात नहीं, स्पेशल पैकेजेस भी लेने की बात है। अच्छा, मुझे लगता है मेन वहीं पे है आकर्षण, क्योंकि समाज में कई बार रूढ़िवादी सोच होती है, लोग उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे आप हरियाणा में आज भी आप गांव में जाएं तो लोग थोड़ा सा बड़ी दबी आवाज़ में बोलेंगे कि भाई लड़कियों को तो घर का काम ही करना चाहिए, उनकी शादी उम्र से पहले हो जाए तो अच्छा है, ये उनकी सेफ्टी। तो रूढ़िवादी या प्रोग्रेसिव? मुझे ऐसा लगता है कि इस सोच को बदलना पड़ेगा। हरियाणा के रेसलर्स सारी दुनिया में सबसे आगे हैं। हरियाणा के तीरंदाज वाले बच्चे। अब आपने क्योंकि रेसलर का जिक्र कर दिया, तो वो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे यदि नहीं जाए तो फिर वो अधूरी लगेगी और गैर ज़रूरी होगा। हरियाणा के रेसलर्स ने, फीमेल रेसलर्स ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, बा मुश्किल भाजपा को कॉल लेने में इतनी मुश्किल हुई कि वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न देते उन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दी, वो जीत भी गए। एक ही बात है, एक ही बात, खासा फ़र्क नहीं है उसके अंदर। क्या आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी हरियाणा के चुनाव में? आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर भी ये बात की थी और विधानसभा के अंदर बात भी होगी। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री टैनी को भी इन्होंने सबसे पहले टिकट दी। वो तो हार गए। हार जीत अलग बात है। हार तो अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बना वो भी हार गए। अब आपके यहाँ भी इतना हमने देखा कि भगवान राम की, राधा कृष्ण जी की, भगवान बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं हैं, और आपके दरवाजे पे आते ही भगवान राम का इतना बड़ा कटआउट था। राम हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग हैं। इन्होंने कहा जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये नारा ही कितना, मुझे लगता है कि डिफेक्टिव है और कितनी फ्रैक्शन सोच वाला है कि राम को लाए थे, जो राम को लाए हैं, यानी राम को भी कोई पार्टी ला सकती है। मतलब आप घमंड की प्रकाष्ठा है। राम तो कन कन के अंदर बसे हुए हैं। और अब घमंड की पराकाष्ठा ये है कि उन्हीं लोगों को गलिया रहे हैं जिन्होंने फैजाबाद सीट पर इनको वोट न देते हुए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 50,000 से ऊपर के मार्जिन से वो जीते हैं। अब उनको गलियाया जा रहा है इस पे, क्योंकि मैं आपको एक सामाजिक के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी जानता हूँ, आपको राजनीति फॉलो करता हुआ आया हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड होना चाहिए। आज धर्म गुरु बन जाते हैं, वो एक दल विशेष को वोट देने की अपील करते हैं। वोट लेने के लिए कई कथावाचकों को बुलाया जाता है, कहीं, और तो फिर संत नहीं कह सकते हम। तो फिर आप क्योंकि एलएलबी भी हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे जहन में ये बहुत बार प्रश्न आया और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो पूछ लिया जाए कि क्या आपको लगता है कि कोर्ट में पीआईएल नहीं लगनी चाहिए इस मैटर पे कि कोई संत चुनाव में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो वो खुद चुनाव में मैदान में आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत के एक सिटीजन के नाते कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये पीछे से बैकिंग करना या फिर जो है धर्म को राजनीति में डालना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से गैर कानूनी नहीं लगता आपको? नहीं, गैर कानूनी तो कुछ नहीं है, परंतु एथिकली ठीक नहीं है। या तो अपने आप को, अगर हम संत कह रहे हैं, संत का पैसे से, राजनीति से, परिवार से अटैचमेंट नहीं बनती। संत सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है, बिल्कुल ठीक है। इफ ही इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो मुझे ऐसा लगता है वो संत नहीं है।
थोड़ा सा धर्म को राजनीति से अलग रखे तो ज़्यादा बेटर है। जहाँ राजनीति का प्रभाव न्यूट्रल कहने वाले पत्रकारों तक के ऊपर हो गया, तो न्यूट्रल कहने वाले संत तो क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे जब चुनाव होने लगेगा तो संत जो हैं उसके जाने अनजाने पार्टी बनने लगते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कौन से कपड़े पहनने उस पर क्या टैक्स लगना है, कौन सा दूध पीना है उस पर क्या टैक्स लगना है, कौन से स्कूल में जाना है उसकी क्या नीति बननी है, राजनीति वहां से शुरू हो जाती है। जो धर्म है वो मनुष्य की मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए है कि हम जैसे परिवार से बंधे हैं, ऐसे ही धर्म, हर धर्म ये सिखाता है कि गलत काम मत करो और सबकी भलाई करो। उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जब संस्कार बनाने वाले लोग एक पक्ष के साथ जुड़ जाएं, तो मैं समझता हूं कि फिर वो संत नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो राजनीतिक संत परिपक्वता है, राजनीति में जुड़ सकते हैं अगर उनको लगे कि सामने वाले व्यक्ति अपराधी है, सामने वाले व्यक्ति बेईमान है, सामने वाले व्यक्ति चरित्रहीन है, तो दे में सजेस्ट कि अवॉइड दिस कैंडिडेट। बहुत अच्छी सलाह है। अगर उनको ऐसा कुछ उसमें नहीं लगता, कई बार मैंने ऐसे देखा कि जिसके अंदर ये कमियां होती हैं उनके साथ संत लग जाते हैं। तो ये भी समाज को कहीं ना कहीं रीथिंक करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो संत हैं क्या वो सेक्युलर हो सकते हैं, या संत को सेक्युलर होना चाहिए? संत हमेशा सेकुलर होता है। आप समझिए, मैं किसी भी धर्म का संत हूं, कभी संत दूसरे धर्म का अनादर करने के लिए नहीं कहता। कभी संत दूसरे धर्म के आए हुए लोगों को आश्रय देने से मना नहीं करता। आपने कहा संत सबके हैं, विश्व कुटुंबम की बात करते हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें, वसुधैव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया की, क्या वनस्पतियों की भलाई की बात भी करते हैं। कई श्लोक हैं, शांति अंतरिक्ष शांति, औषधया शांति यह वनस्पति। शांति मंत्र जो है, आपकी कोई 2 या 3 राजनीतिक खूबियां और 2-3 राजनीतिक कमियां बताएं। ऐसी कमियां बताइएगा जो दूसरे यूज ना कर पाए। वैसे देखिए, खूबी तो मेरी ये है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उसकी जाति नहीं पूछता, उसका धर्म नहीं पूछता, कहाँ से आया ये नहीं पूछता, कौन सी पार्टी से संबंध रखता है ये नहीं पूछता। मेरे बस की बात अगर उसका काम करना है तो मैं कर देता हूँ। कमी ये है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। राजनीति में के झूठ बोले बिना काम मैंने चल कभी जाता है? नहीं बोली। चल जाता मतलब काम चल जाता है। खूब चलता है। जो काम नहीं हो सकता मैं मुंह पे कहता हूँ नहीं हो सकता, नहीं होगा। इस चुनाव के दौरान, कुरुक्षेत्र के चुनाव के दौरान भी ऐसे बहुत व्यक्ति आए जिनका कोई डिफरेंट ऐसे काम थे। मैंने कहा कि मैं झूठ के नाम पे वोट नहीं लूँगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने वहाँ पे ना कोई दारू बांटी ना कोई पैसा बांटा। राजनीतिक व्यक्ति बस्ते में पैसा डालते हैं, मैंने वो भी नहीं डाला। जो लोग बूथ पे बैठते हैं उनके बस्ते की बात कर रहे हैं। सारे बूथ के हमारे कार्यकर्ता बिना पैसे बैठे, ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्योंकि कितने बूथ होंगे आपके? हज़ारों में बूथ होंगे। 2000 बूथ होंगे। ये बहुत सुंदर बात है। बट ये संगठन की एक परिपक्वता और जज्बा दिखाता है कार्यकर्ताओं का।
ठीक है, दो आखिरी सवाल, क्योंकि हम जिस रैपिड फायर की बात कर रहे थे वो कंक्लूड कर लें। धर्म की राजनीति या राजनीति में धर्मावलंबन? राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अगर धर्म होगा तो हम गलत काम करने से डरेंगे, झूठ बोलने से डरेंगे, लोगों का निरादर नहीं करेंगे। राजनीति, लोकतंत्र हम्बल होना सिखाता है और धर्म भी हम्बल होना सिखाता है। जब हम 5 साल के बाद व्यक्ति के घर पे वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, हर घर के दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, दैट शोज कि वी आर पोलाइट, वी आर हम्बल। और वो हकीकत से रूबरू भी करता है। लोग कैसा जीवन जीने पे मजबूर हैं हम वो देखते हैं, और उससे सीख के धर्म के रास्ते पे चलते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। मोदी जी की भाजपा या अटल जी की भाजपा? देखिए, राजनीति के अंदर अगर भय होगा, राजनीति के अंदर अगर बदले की भावना होगी, तो वो किसी की भी भाजपा हो खराब होगी। तार्किकता या भक्ति? भक्ति का भाव तो हमेशा मन में रहना चाहिए। भक्ति मतलब अंधभक्ति, तार्किकता या अंधभक्ति? देखिए, अंधभक्ति और तार्किकता एक अलग विषय है। अंधभक्ति तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। प्रभु से भी मनुष्य जब अकेला बैठता है तो सवाल करता है। किसी ने गुरु बनाया तो उससे भी सवाल करता है, और अगर उसकी बातें सही नहीं लगती तो गुरु बदल लिए जाते हैं। और पुरातन काल में जो शास्त्रार्थ होता था, उसका कहीं ना कहीं होता था कि रैशनल एटीट्यूड डेवलप हो, कि आसपास देखो, आप तर्क से देखो कि कौन व्यक्ति कहाँ पहुँचा। हमेशा धर्म के अंदर शास्त्रार्थ निहित है, नहीं, बहुत जरूरी है। अगर कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो भी हमें धर्म का रास्ता सिखाता है कि क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राज्यसभा के थ्रू एमपी बनना या लोकसभा के थ्रू एमपी बनना, क्या? देखिए, मैं तो जब राज्यसभा का एमपी बना तब भी हर रोज सैकड़ों लोगों के काम करता था। मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष था, उससे पहले प्रभारी था। मैंने कोई विशेष फर्क नहीं देखा। अगर आप सांसद हैं तो आप जनता की सेवा बिना सांसद रहते हुए भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर मन में सेवा होनी चाहिए। आपके पास क्या पद है वो अलग बात है। जैसे कहते हैं ना, एक आग ऊपर लगी है, पहले लाल बत्ती हुआ करती, वो काम नहीं करती, भीतर की आग काम करती है। जब तक भीतर आग जल रही है तो यू कैन डू एनी वंडर। अरविंद जी से आखिरी बार मिलना कब हुआ? इस चुनाव के बाद और रिजल्ट से पहले। मतलब उनके सरेंडर करने से पहले मुलाकात हुई थी? जी। क्या बात हुई थी, इफ यू कैन रिकॉल? मैंने कहा था कि मैं सर्टिफिकेट लेके आपके पास पहुंचूंगा, कि मैं श्योर था मैं जीतूंगा और जेल पे ही आऊंगा, परंतु 15,000 वोट मुझे और मिल जाते तो मैं जीत जाता। रह गया। पर आपने बहुत ज़बरदस्त फाइट दी, और जिन असूलों की और जिस सोच की आपने बात की है, मुझे लगता है जब हरियाणा के लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत बड़ा एक कनेक्ट आप और आपकी राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति और आपकी राजनीति से लोगों का बनेगा। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। हरियाणा के चुनाव के लिए भी और आपके सारी गतिविधियों के लिए जो आप रोज़मर्रा में करते हैं। बहुत आभार। बहुत शुक्रिया यार आप लोग का भी।